हेलो ऑल। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ऑगस्ट कॉम्ट के बारे में डिस्कस किया। हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो फ्रेंच सोसाइटी की सिचुएशन थी उसको देखते हुए ऑगस्ट कॉम्ट ने सोसाइटी की साइंटिफिक स्टडी का जिक्र किया और उसके साथ साथ सोशियोलॉजी वर्ड को क्वाइन किया, जिसके कारण हम उनको फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जब हमने ऑगस्ट कॉम्ट का क्रिटिसिज्म किया था तो हमने देखा था कि उनकी जो थ्योरी है वो बहुत ज्यादा साइंटिफिक नहीं थी। उनकी जो थ्योरी बिल्डिंग है वो मैक्सिमम ऑब्जर्वेशंस के ऊपर ही बेस्ड थी। तो आज हम लोग जिस सोशियोलॉजिकल थिंकर का जिक्र करेंगे, इनकी थ्योरी बिल्डिंग की प्रोसेस और इनकी जो एक्सपेरिमेंट है, इनकी जो सिस्टमेटिक स्टडी है वो काफी ब्रॉड है, काफी बड़ी है और उनका नाम है कार्ल मार्क्स। होपफुली आप में से काफी लोगों ने कार्ल मार्क्स के बारे में जरूर सुना होगा। कार्ल मार्क्स को जब हम लोग पीछे मुड़ के देखते हैं तो ये हिस्टोरियन भी हैं, ये फिलोसोफर भी हैं, ये पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी हैं, ये सोशियोलॉजिस्ट भी हैं, इसके साथ साथ ये इकोनॉमिस्ट भी हैं, क्योंकि इनकी जो थ्योरी है या जो सोसाइटी की अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ज्यादा इकोनॉमी के सराउंडेड घूमती रहती है। लेकिन हमारा जो काम रहेगा वो कार्ल मार्क्स को सोशियोलॉजी या सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से अंडरस्टैंड करने का रहेगा। तो कार्ल मार्क्स की अगर मैं बात करूंगा तो उसी तरीके से जैसे सबसे पहले हमने ऑगस्ट कॉम्ट को अंडरस्टैंड किया था कि जो ऑगस्ट कॉम्ट थे उनके टाइम पे फ्रांस यानी कि जिस देश में वो रह रहे थे उसकी इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी थी, उसकी पॉलिटिकल कंडीशंस कैसी थी, उसकी सोशल कंडीशंस कैसी थी, जिसके बाद ऑगस्ट कॉम्ट जो है वो मजबूर हो गए ये बोलने के लिए कि जो सोसाइटी या समाज है उसकी प्रॉपर साइंटिफिक स्टडी होनी चाहिए, ताकि इस तरह की जो मिजरीज, इस तरह की जो प्रॉब्लम समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर देखने को मिल रही थी, इनको इजिली रिजॉल्व किया जा सके। हालांकि जब सोशियोलॉजी का कंसेप्ट हमने स्टार्टिंग के फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि सोशियोलॉजी कभी भी सॉल्यूशन की बात नहीं करती है, सोशियोलॉजी कभी भी वेलफेयर ऑफ द पीपल की बात नहीं करती है, लेकिन सोशियोलॉजी हमें समाज के कुछ ऐसे नेचर को बताती है जिसको यूज करके बेटर पॉलिसीज, बेटर प्रोग्राम्स जो हैं वो बनाए जा सकते हैं और जो सोशल इविल्स हैं उनको कंट्रोल किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग कार्ल मार्क्स का थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, वैसे तो कार्ल मार्क्स कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए, इनके पिताजी कौन थे, माताजी कौन थे, इसका जो है वो हमें कोई बहुत ज़्यादा, हमारे एग्जाम के लिए कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी आपको थोड़ा सा कार्ल मार्क्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि किस तरीके का इनकी पर्सनल लाइफ थी। कार्ल मार्क्स की अगर मैं बात करूंगा तो इनके जो पिताजी थे वो अटॉर्नी थे और इनकी जो मदर थी, आप सब लोगों ने फिलिप्स कंपनी का नाम सुना होगा, तो इनकी मदर जिस फैमिली को बिलोंग करती थी वही फैमिली फिलिप्स कंपनी, जो आज बहुत बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी आप लोगों को देखने को मिलती है, उसके वो फाउंडर थे। तो अच्छा खासा परिवार जो है वो हम लोगों को कार्ल मार्क्स का देखने को मिलता है। कार्ल मार्क्स जो है वो जर्मन थे, वो जर्मन या जर्मनी को बिलोंग किया करते थे और उसके साथ साथ जब हम लोग जर्मनी के इतिहास को पढ़ते हैं, जब हम लोग जर्मनी के इतिहास को देखते हैं तो जर्मनी ने बहुत बड़े बड़े जो थिंकर्स हैं, ऐसा ही नहीं है कि मैं सिर्फ सोशियोलॉजी की बात करूंगा, मैं एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूंगा, पॉलिटिकल साइंस की बात करूंगा, साइंस की बात करूंगा, फिजिक्स की बात करूंगा, मैथ्स की बात करूंगा, तो जर्मनी जो है वो वहां पे बहुत बड़े बड़े थिंकर्स, बहुत बड़े बड़े जो इंसान हैं वो हम लोगों को देखने को मिले और उन्हीं में से एक थे जिनका नाम था कार्ल मार्क्स। ये अलग बात है क्योंकि जर्मन लैंग्वेज जो है वो हम लोगों को इंग्लिश या फ्रेंच की तरह या स्पेनिश की तरह दुनिया के अलग अलग कोनों में डिस्ट्रीब्यूट होती हुई नहीं देखने को मिलती है। यही कारण है जो जर्मन वर्क है उसके बारे में बहुत समय के बाद हम लोगों को पता चला, जब उसको कन्वर्ट किया गया, फ्रेंच में कन्वर्ट किया गया या इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया। लेकिन जब मैं कार्ल मार्क्स का जिक्र करता हूं तो ये तब उस स्पेसिफिक टाइम पे भी, यानी कि जो 19th सेंचुरी थी, तब भी बहुत ज्यादा पॉपुलर थे। इसका सबसे बड़ा कारण था कि इनको जर्मनी से निकाल दिया गया था, कुछ ऐसी इनकी स्टेटमेंट्स थी, कुछ ऐसे इनके आइडियाज थे जिनको वहां की जो सरकार है वो अप्रिशिएट नहीं किया करती थी। फिर वो अलग अलग कंट्रीज में भागे, अल्टीमेटली जाके वो इंग्लैंड में पहुंचे। तो जब वो इंग्लैंड में पहुंचे तो वहां के जो इंग्लिश फिलोसोफर थे उनके साथ मिलके कार्ल मार्क्स की जो राइटिंग्स हैं वो हम लोगों को इंग्लिश भाषा में भी देखने को मिली, जिनके कारण इनके जो आइडियाज थे वो स्टार्टिंग में ही फेमस हो गए। जैसे कार्ल मार्क्स जो है वो 19th सेंचुरी के थिंकर्स हैं और हम लोग देखते हैं कि जो जर्मन भाषा को बहुत लार्ज स्केल के ऊपर इंग्लिश में कन्वर्ट करना शुरू किया वो मिड ऑफ 20th सेंचुरी यानी कि 1950s के बाद हुआ। तो तब हम लोगों को पता चला कि जर्मन लिटरेचर जो है वो कितना एनरिच्ड है, कितना ज्यादा बेटर है, और उसके साथ साथ जो जर्मन लैंग्वेज है उसको समझना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो कार्ल मार्क्स की जो जिंदगी थी वो इसी तरह की थी। अपर मिडिल क्लास को बिलोंग किया करते थे, अच्छी जगह से इनकी स्कूलिंग हुई। लेकिन जब हम इनका जिंदगी का अंत देखते हैं तो उनकी जो जिंदगी है वो बहुत ही पॉवर्टी, यानी जो उनका लाइफ का एंड था वो बहुत ही गरीबी में गुजरा। तो उसके भी मल्टीपल रीजंस थे, मल्टीपल फैक्टर्स थे, जिनमें से सबसे बड़ा फैक्टर था इनके जो थॉट्स थे, और इनके इतने ज्यादा रेवोल्यूशनरी थॉट्स थे कि आज भी हम लोगों को अलग अलग जगहों के ऊपर जो है
वो मार्क्सिस्ट या मार्क्स आइडियाज जो हैं उनका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो मैं ऐसा कहूं कि सबसे बड़ी हस्तियों में से एक है ये 19th सेंचुरी की, तो शायद ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल भी गलत नहीं होगी, क्योंकि इनके जो थॉट्स थे, इन्होंने, जब आप आजकल चाइना में कम्युनिस्ट देखते हो, रशिया में कम्युनिस्ट देखते हो, तो बहुत ज्यादा उनके जो कम्युनिस्ट विचारधारा है वो कार्ल मार्क्स के आइडिया से ही ली गई है। हालांकि टाइम के साथ साथ उसमें काफी चेंजेस हुए हैं, लेकिन मेन जो विचारधारा, मेन जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हम लोगों को चाइना या रशिया में देखने को मिलती है, बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस कार्ल मार्क्स का इन स्पेसिफिक देशों की आइडियोलॉजी के ऊपर है। क्लियर। इसके साथ साथ इंडिया में जब हम लोग सोशलिज्म की बात करते हैं, जब आप लोग पॉलिटी वगैरह या कॉन्स्टिट्यूशन रीड करते हो, तो वहां पे जो सोशलिज्म है, नो डाउट इंडिया सोशलिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम दी वर्ल्ड सोशलिज्म, बट ये जो सोशलिज्म शब्द है, इससे रिलेटेड जो कंसेप्ट है, ये इसको भी हम लोग कार्ल मार्क्स की राइटिंग से ट्रेस कर सकते हैं। तो कार्ल मार्क्स काफी बड़ी हस्ती हैं। आने वाले 3 लेक्चर जो हैं, या 3 या 4 लेक्चर जो है, वो हमारे कार्ल मार्क्स की जो प्रॉपर टीचिंग्स हैं उनको अंडरस्टैंड, या प्रॉपर थिंकिंग है उनको अंडरस्टैंड करने पे ही रहेंगे। क्लियर। अब देखो, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हम लोगों को यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब कार्ल मार्क्स बड़े हो रहे थे, क्लियर, तो कार्ल मार्क्स के टाइम पे जो समाज था, जो सोसाइटी थी, स्पेसिफिकली जो जर्मन सोसाइटी थी या यूरोपियन सोसाइटी थी, उसकी क्या कंडीशन थी। क्लियर। देखिए, सबसे पहले जब कार्ल मार्क्स जो है वो बड़े हो रहे थे, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन का इंपैक्ट जो पहले फ्रांस तक ही सीमित था, अब क्योंकि रेवोल्यूशन इनिशियली सक्सेसफुल हो गई थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन जहां पे कहा गया कि जो मोनार्की है, मोनार्की शुड बी रिप्लेस्ड विद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब क्या है कि जो रिप्रेजेंटेटिव है वो लोग खुद इलेक्ट करके भेजेंगे, ना कि वो किसी राजा की तरह या राजा के बेटे होंगे। क्लियर। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में सक्सेसफुली जो वहां का राजा हुआ करता था उसको निकाल दिया गया था और पावर जो है वो लोगों के पास आ गई थी। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक इंपैक्ट हम लोगों को देखने को मिलता है। दूसरा, फ्रेंच रेवोल्यूशन का इंपैक्ट ये भी है कि पहली बार जो राइट्स हैं, ठीक है, चाहे वो इक्वालिटी की बात है, फ्रेटर्निटी की बात है, फ्रीडम की बात है, इनका जिक्र जो है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन में होना शुरू हो गया है, जहां पे बहुत सारे ऐसे लोग थे या फ्रेंच जो पीपल थे, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन सक्सेसफुल हो गई तो उनके पास जब वो अधिकार पहुंचने शुरू हो गए। अलग बात है कि उनको समझ नहीं आया कि उन अधिकारों को कैसे यूज करना है, और बाद में फ्रांस में जो वो 15 सालों तक नेपोलियन बोनापार्टे एक डिक्टेटर का रूल रहा, वो अलग चीज है। लेकिन जो फ्रेंच रेवोल्यूशन थी, जो उसकी इनिशियल सक्सेस थी, उसने कहीं ना कहीं जो नेबरिंग नेशन थे, जो साथ में रहने वाले बाकी यूरोपियन या साथ में बसने वाले बाकी यूरोपियन नेशंस थे, वहां पे भी इस तरह की जो ट्रांसफॉर्मेशन है या इस तरह की जो मूवमेंट है जो फ्रांस के अंदर चल रही है, उसको आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। तो फ्रांस के साथ ही लगता हुआ एक देश है जिसका नाम है जर्मनी। तो जर्मनी के अंदर भी फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो इंपैक्ट पड़ा, जहां पे वहां के लोगों ने अधिकारों की डिमांड करनी शुरू कर दी। वहां के लोगों ने, जो वहां का मोनार्कियल सिस्टम था, वहां पे राजा राज कर रहा था, उसकी अथॉरिटी को चैलेंज करना शुरू कर दिया। हालांकि वो फ्रेंच रेवोल्यूशन की तरह सक्सेसफुल तो नहीं हो पाए, पर जो अब जर्मन सोसाइटी थी, या बाकी भी, मैं इटली की बात करूंगा, स्पेन की बात करूंगा, उन समाज में एक डिफरेंट आइडियोलॉजी, एक डिफरेंट विचारधारा, एक डिफरेंट सोशल चेंज जो है वो हम लोगों को देखने को मिलता है। तो समाज में थोड़ा सा भी चेंज हो रहा है, जिससे अब लोगों को लगना शुरू हो गया कि यार राइट्स भी हैं, लोगों को लगना शुरू हो गया है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो लोगों के हाथ में भी हो सकती है। तो अब समाज में थोड़ी सी सोशल अनरेस्ट होगा, थोड़ा सा सोशल टेंशन होगा, जिसको हम लोगों ने जब ऑगस्ट कॉम्ट के बारे में डिस्कस किया था वहां पे भी देखा था, और जब हम लोगों ने स्टार्टिंग में इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी पढ़ा था वहां पे भी इन सारे कंसेप्ट्स को जो वो एक बार देखा था। तो कार्ल मार्क्स भी उसी दौर के हैं जहां पे जर्मनी के अंदर सोशल अनरेस्ट देखने को मिल रहा है, जिसका सबसे पहला और मेन रीजन है फ्रेंच रेवोल्यूशन, और दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो देखिए, याद करो, जब हम लोगों ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का टॉपिक डिस्कस किया था तो हमने देखा था कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो समाज था, जो सोसाइटी थी, जो लोग थे, उनके रहने के, उनकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, उनकी जो सोशल कंडीशंस हैं, उनमें बहुत ज्यादा चेंजेस जो है वो हम लोगों को देखने को मिला था। तो ड्यू टू इंपैक्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो बाकी यूरोपियन कंट्रीज में भी पॉपुलेट हो रहा था, एंड ड्यू टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो जर्मन सोसाइटी थी, वहां पे हम लोगों को काफी ज्यादा इनस्टेबिलिटी देखने को मिल रही थी। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो भी हमारे थिंकर्स होते हैं, जो भी हमारे थॉट्स होते हैं, वो हमेशा स्टेबिलिटी की तरफ होते हैं।
जैसे अगर मैं आप लोगों को कौटिल्य, चाणक्य के बारे में होपफुली आप लोगों ने सुना होगा, अगर मैं उसका जिक्र करूंगा तो चाणक्य यही कहता था ना कि पूरे का पूरा जो इंडिया है वो एक राजा के कंट्रोल में होना चाहिए, और ये राजा जो है वो कुछ सर्टेन एथिक्स और वैल्यूज को फॉलो करेगा जिसको यूज करते हुए वो पूरे लोगों को या पूरे के पूरे लोग जो है वो उसको एक्सेप्ट कर सके। तो कहीं ना कहीं कौटिल्य जो है वो डेमोक्रेटिक, सॉरी, कहीं ना कहीं जो कौटिल्य है वो मोनार्कियल सेंट्रलाइजेशन की बात करता था, जहां पे सारी पावर एक राजा के पास रहे और वो राजा भी डिक्टेटर ना बने, वो राजा भी धर्म के अनुसार जो है वो काम करे। तो जब ज्यादा टेरिटरी जो है वो एक ही राजा के पास रहेगी तो वहां पे जो टसल्स थी, जो पॉलिटिकल टसल्स हुआ करती थी पहले, वो कम होगी, स्टेबिलिटी रहेगी, जितनी स्टेबिलिटी होगी उतने ही ज्यादा लोग ग्रो करेंगे। तो चाहे आप पॉलिटी की बात करो, पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स की बात करो, चाहे आप लोग फिलोसोफर्स की बात करो, चाहे आप लोग इकोनॉमिस्ट की बात करो, वो सब लोग क्या करते हैं, वो सारे के सारे लोग जो हम लोगों को समाज के अंदर इनस्टेबिलिटी देखने को मिलती है उसके अलग अलग रीजंस बताते हैं और उसके अलग अलग सॉल्यूशंस देते हैं। जो पॉलिटिकल स्कॉलर होगा, पॉलिटिकल थिंकर होगा, वो हमेशा ये कहेगा कि अच्छा एक बेटर पॉलिटिकल सिस्टम लेके आ जाते हैं, लोगों को अधिकार दे देते हैं, राइट्स दे देते हैं, गवर्नमेंट बेटर पॉलिसीज बनाएगी, रूल्स बनाएगी, तो ऑटोमेटिकली सोशल स्टेबिलिटी जो है वो आ जाएगी। तो पॉलिटिकल साइंटिस्ट डिफरेंट सोचेगा या पॉलिटिकल थिंकर जो है वो डिफरेंट सोचेगा। जो इकोनॉमिस्ट है वो कहेगा कि जी देखिए सारी प्रॉब्लम जो है वो इकोनॉमी के कारण ही है, क्लियर, या इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी के कारण ही। अगर लोगों के पास पैसा होगा तो समाज जो है वो या सारे लोग जो है वो खुश रहेंगे और जो सोसाइटी है उसके अंदर हम लोगों को स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। तो इकोनॉमिक्स डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोचेगा। लेकिन जो सोशियोलॉजिस्ट है वो देखेगा कि जो सोशियोलॉजी है उसके अनरेस्ट का कारण जो है वो सोसाइटी खुद ब खुद है। कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो सोसाइटी के अंदर हम लोगों को देखने को मिल रही है जिसके कारण वो सोशल इंस्टेबिलिटी है। तो अगर हमने उस सोशल इंस्टेबिलिटी को खत्म करना है तो हम लोगों को सोसाइटी से ही या सोसाइटी के अंदर ही चेंज लेके आना पड़ेगा, ताकि वो सोशल इंस्टेबिलिटी से किस में कन्वर्ट हो सके, सोशल स्टेबिलिटी में। तो जब हमने लास्ट लेक्चर में ऑगस्ट कॉम्ट के बारे में भी डिस्कस किया था तो वहां पे भी हमने ऐसा ही देखा था। जो थोड़े से रिलीजियस थिंकर्स होते हैं, या जैसे अगर मैं बात करूंगा कि जब यूरोपियन सोसाइटी के अंदर एनलाइटनमेंट की इंट्रोडक्शन हुई थी, है ना, जब एनलाइटनमेंट आ गई थी, जब लोगों ने धर्म को जो है वो मानना जो है वो खत्म कर दिया था और जो चर्च है उसकी अथॉरिटी पे क्वेश्चन करने शुरू कर दिए थे, तो बहुत सारे लोग ये कहते थे कि अच्छा ये जो सोसाइटी में सारी जो प्रॉब्लम हो रही है, क्राइम बढ़ रहे हैं, हेल्थ क्राइसिस आ रहे हैं, लोगों के पास पैसा नहीं है, खाने को खाना नहीं है, ये इसलिए है क्योंकि आपने भगवान या गॉड के जो टेक्स्ट हैं उनको मानना जो है वो बंद कर दिया है। तो कुछ ऐसे थिंकर्स भी थे जो कहते थे कि आप कल्चर, धर्म की बात करो, जब धर्म को आप नहीं फॉलो करोगे तो इस तरह के जो सोशल टेंशन है, सोशल अनरेस्ट हैं, वो आप सब लोगों को देखने को मिलेंगे। तो आसान भाषा में जो 18th सेंचुरी है, 19th सेंचुरी है, जहां पे बहुत ज्यादा सोशल चेंजेस हो रहे थे सोसाइटी में, पॉलिटिकल चेंजेस, इकोनॉमिक चेंजेस, हर तरह कल्चरल चेंजेस हम लोगों को देखने को मिल रहे थे, तो वहां पे सोशल अनरेस्ट का होना लाजमी था। और यही कारण है मैक्सिमम, चाहे मैं एडम स्मिथ की बात करूंगा, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जिनको कहा जाता है, क्लियर, मैक्स वेबर की बात करूंगा, कार्ल मार्क्स की बात करूंगा, ऑगस्ट कॉम्ट की बात करूंगा, तो मैक्सिमम जो थिंकर्स हैं, क्लियर, वो इसी स्पेसिफिक टाइम पे हम लोगों को आगे आते हुए देखने को मिलेंगे। इनमें से कुछ हीगल हैं, है ना, कुछ पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, कुछ आपके सोशियोलॉजिकल थिंकर्स हैं, कुछ आप लोगों के इकोनॉमिकल थिंकर्स हैं, इकोनॉमिक्स थिंकर्स हैं, क्लियर। तो कहानी सिंपल सी क्या है कि जब भी सोसाइटी में अनरेस्ट होगा तो हर एक डोमेन का एक्सपर्ट जो है या हर एक इंडिविजुअल जो अपने अपने थॉट से उस अनरेस्ट को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। कुछ सोशियोलॉजिकल होंगे, कुछ इकोनॉमिक होंगे, कुछ पॉलिटिकल होंगे, तो इस तरीके से जो है वो, लेकिन अगेन सबका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, सबका ऑब्जेक्टिव है कि किस तरीके से जो स्टेबिलिटी है उसको अटेन किया जाए, किस तरीके से जो स्टेबिलिटी है उसको अचीव किया जाए, क्लियर। और यही कार्ल मार्क्स ने किया, यही एमिले डर्किम करेंगे और यही ऑगस्ट कॉम्ट यही तो करने की कोशिश कर रहा था। वो यही तो आइडेंटिफाई कर रहा था कि प्रॉब्लम क्यों है, टेंशन क्यों है, क्लियर। तो सबसे पहली बात, जब हम लोग कार्ल मार्क्स की बात करते हैं उसी तरह से, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के कारण और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण जो सोसाइटी थी, जो समाज था, वहां पे बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी देखने को मिल रही थी। जैसे अगर मैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का आप लोगों के साथ एग्जांपल डिस्कस करता हूं तो देखो हुआ क्या, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले सारे के सारे लोग कैसे रहा करते थे, सारे के सारे लोग जो है वो रूरल एरियाज में रहा करते थे। उन रूरल एरियाज में एक जमीन का टुकड़ा बड़ा सा हुआ करता था, वहां पे एक लैंडलॉर्ड जो है वो मेन उसका ओनर हुआ करता था, क्लियर। इस तरीके से दूसरे टुकड़े में डिफरेंट थे, तीसरे में डिफरेंट थे।
तो ये सारे के सारे जो ज्योग्राफिकल टेरिटरीज थी, छोटी छोटी टेरिटरीज थी या कुछ बड़ी टेरिटरीज भी थी, यहाँ पे एक तरह से क्लोज्ड इकोनॉमी हुआ करती थी। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब है कि इस एरिया के लोग जो हैं वो कुछ खाना प्रोड्यूस करते थे, कुछ जो बाकी उनकी जरूरत की चीजें हुआ करती थी उनको बनाया करते थे, तो इस तरीके से पूरे का पूरा सिस्टम चला करता था। वैसे ही जैसे हमारे यहाँ पे आज से 200 साल पहले, 150 साल पहले जो है वो गांव के लोग जैसे लोहार हैं, ठीक है, हर एक लोहे का काम डिफरेंट करेंगे, ठीक है, अनाज प्रोड्यूस करने का काम डिफरेंट लोग करेंगे, घर बनाने का काम डिफरेंट लोग करेंगे, और एक दूसरे के साथ जो है वो अनाज से एक दूसरे को जो है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज इंस्टेड ऑफ मनी, अनाज वगैरह जो वो यूज किया जाता था, तो पूरा क्लोज सिस्टम हुआ करता था। तो उतना ज्यादा कोई रिच और पुअर के बीच में गैप हम लोगों को देखने को नहीं मिलता था, और कंप्लीटली रूरल इकोनॉमी हुआ करती थी, अगर मैं इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से पहले की बात करूं। जैसे ही इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में क्या हुआ कि एक स्पेसिफिक जगह के ऊपर इंडस्ट्री जो है वो बन गई। मान लीजिए कि पूरे ये जो नॉर्थ एरिया है, नॉर्थ इंडिया है, यहाँ पे मान लीजिए गाजियाबाद में जो इंडस्ट्री बन गई, तो इसके आसपास के जितने भी एरियाज हो गए, पंजाब है, हिमाचल है, हरियाणा है, ये सारे के सारे लोग जो हैं वो अब उस इंडस्ट्री की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, क्योंकि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, अब एग्रीकल्चर में उतना कुछ नहीं रखा हुआ है, अब इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडस्ट्री जो उसको लोग फ्यूचर के रूप में देख रहे हैं। तो धीरे धीरे अलग अलग ज्योग्राफिकल टेरिटरी से आए हुए लोग यहां पे बसना शुरू कर देंगे, और इस स्पेसिफिक एरिया की जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे क्या होनी शुरू हो जाएगी, इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। अब जो इंडस्ट्रियल एरिया है, यहां पे दो तरह से क्लियर कट डिवीजन हमें देखने को मिलेगा। पहले वो लोग जो इन इंडस्ट्रीज के ओनर्स हैं, दूसरे वो लोग जो इन इंडस्ट्रीज के अंदर काम कर रहे हैं, यानी कि वर्कर्स हैं। जो ओनर्स हैं, क्योंकि अब मशीन बन गई है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुकी है, बेटर टेक्नोलॉजी आ चुकी है, ज्यादा से ज्यादा चीजें प्रोड्यूस की जा रही हैं कम लोगों के द्वारा विद द हेल्प ऑफ मशीन्स, तो धीरे धीरे जो ओनर हैं इनके पास बहुत ज्यादा पैसा, बहुत ज्यादा कैपिटल जो है वो आनी शुरू हो जाएगी, और इस एरिया के जो रेट्स हैं लैंड के या फ्लैट्स के, अपार्टमेंट्स के, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। क्लियर? ये बेचारे जो हैं, इनकी सारे के सारे जो वेजेस हैं वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ये जो ओनर्स हैं इनके ऊपर। तो ओनर हमेशा इनिशियल यही कोशिश किया करता था कि कैसे मैक्सिमम पैसा जो है वो अपने पास रखे, और इनको बहुत कम वेज दे, बहुत कम पैसा दे। तो इनके पास कभी भी उतना पैसा नहीं होता था जहां पे चीजों को शायद रेंट पे रह सके, अच्छी जगहों के ऊपर जो है वो रह सके, फ्लैट परचेज कर सके। तो धीरे धीरे मैक्सिमम वर्कर जो हैं वो स्लम्स में रहना शुरू कर देते हैं। स्लम्स में रहने का मतलब क्या है कि वहां पे ना पीने का पानी है, ना एजुकेशन है, ना इलेक्ट्रिसिटी है। बहुत बुरे हाल जो हैं वो हम लोगों को इन इंडस्ट्रियल एरियाज में देखने को मिलते थे। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद नो डाउट जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो तो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई, बट एट द सेम टाइम अब देखो इस स्पेसिफिक एरिया को कोई भी एक इंडिविजुअल आएगा, जब वो इस एरिया को देखेगा तो यहाँ पे उसको बिल्कुल क्लियर कट डिवीजन देखने को मिलेगा, जहां पे एक वो क्लास जो कि ओनर्स की क्लास है, जिनके पास मैक्सिमम पैसा है, जो इंडस्ट्रियल ओनर्स हैं, जो बहुत रिच हैं, बेल्ट है, बेस्ट हेल्थ फैसिलिटीज जो है उनके पास हैं, बेस्ट एजुकेशनल फैसिलिटीज जो इनके पास हैं, और दूसरे वो लोग जो वर्कर्स की तरह जो हैं वो यहाँ पे काम कर रहे हैं, जिनके पास ना खाने के लिए खाना है, ना पीने के लिए पानी है, ना कुछ भी सुविधा जो है, ना एजुकेशनल फैसिलिटीज हैं, कोई भी सुविधा जो है वो इनके पास देखने को नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का ये जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, सोशल इनइक्वालिटीज हैं, इनके ऊपर भी नजर पड़ेगी, जो उस स्पेसिफिक टाइम के सारे जो हैं वो इंपॉर्टेंट थिंकर्स रहेंगे। उनमें इकोनॉमिस्ट भी होंगे, उनमें पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी होंगे, और हम लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उनमें कुछ सोशियोलॉजिस्ट भी होंगे, और उन्हीं सोशियोलॉजिस्ट में से एक थे कार्ल मार्क्स, जिन्होंने इस पूरे के पूरे सिस्टम को स्टडी किया, और इस सिस्टम के बाद जो है वो सोसाइटी के अंदर मौजूद इन इक्वालिटीज को एसेस किया, और साथ में सोल्यूशन भी दिया कि कैसे इस सिस्टम को उन्होंने कहा जहां पे रिच और पुअर के बीच में प्रॉपर गैप है, इस सिस्टम को कार्ल मार्क्स ने कहा कैपिटलिज्म। और इनके अकॉर्डिंगली किस तरीके से जो कैपिटलिज्म है उसके कारण सोशल इनइक्वालिटी है, एक दिन ऐसा आएगा जहां पे जो गरीब तबका है वो खड़ा होगा, आवाज उठाएगा, सारे के सारे जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है कि ये जो इंडस्ट्रीज हैं इनके ऊपर पूरा कंट्रोल जो इन वर्कर्स का स्थापित होगा, और सारे के सारे लोगों के अंदर जो वो तब जाके इक्वालिटी एस्टेब्लिश होगी। यानी कि अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स ये जो कैपिटलिज्म है ये वर्स्ट फॉर्म ऑफ सिस्टम है, और कुछ टाइम के बाद ये अपने आप को कोलैप्स कर जाएगा। धीरे धीरे हम इनकी जो डिटेल्ड टीचिंग्स हैं, डिटेल्ड थ्योरी है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे पता होना चाहिए कि कार्ल मार्क्स की जो थिंकिंग है, उनका जो बैकग्राउंड है,
वो फ्रेंच रेवोल्यूशन जहां से मेनली पॉलिटिकल थॉट्स ओरिजिनेट हुए, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जहां से मेनली सोशल परेशानियां, सोशल इनइक्वालिटीज जो हैं वो हम लोगों को देखने को मिली, और वहां से कार्ल मार्क्स जो हैं उनकी थ्योरी की बिल्डिंग होनी शुरू होती है। तो यही कारण उनकी जो थ्योरी में चीजें देखने को मिलेगी वो बहुत सारी चीजें जो हमारी फ्रेंच रेवोल्यूशन है या जो हमारी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है उससे रिलेटेड हम लोगों को देखने को मिलेगी। समझ आ रही कहानी यहां तक सबको कि नहीं आ रही? क्लियर? ये थोड़ा सा एक बैकग्राउंड है, बेसिक बैकग्राउंड है। आप लोगों को धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो आप लोगों को समझ आनी शुरू हो जाएंगी। क्लियर? अब देखो, नाइनटीन्थ सेंचुरी में आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सोशल इनस्टेबिलिटी है। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि जब सोशल इनस्टेबिलिटी को ऑगस्ट कॉम्ट ने देखा तो उन्होंने कहा कि यार जो सोसाइटी है उसकी साइंटिफिक स्टडी होनी चाहिए, देयर शुड बी साइंटिफिक स्टडी ऑफ द सोसाइटी, इसने ये कहा। क्लियर? इसी टाइम पे जब हम लोगों ने कार्ल मार्क्स को देखा तो कार्ल मार्क्स जो हैं वो ऑगस्ट कॉम्ट की जो साइंटिफिक सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट बेस्ड स्टडी थी उसको पूरा एंडोर्स किया करते थे कि बिल्कुल जी सही बात है, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन जो कार्ल मार्क्स हैं उन्होंने साइंटिफिक स्टडी के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया, उन्होंने जो फोकस था वो था हिस्टोरिकल प्लस इकोनॉमिक स्टडी के ऊपर। यानी कि इनके अकॉर्डिंगली जो सोसाइटी या समाज है अगर हम इसकी हिस्टोरिकल एंड इकोनॉमिक स्टडी प्रॉपरली करेंगे, यानी कि किस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी सोसाइटी परफॉर्म कर रही है, उस इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म करते हुए अलग अलग इंडिविजुअल्स के बीच का क्या रिलेशन है, वहां से डिटरमाइन होगा, या उस इकोनॉमिक एक्टिविटी से डिटरमाइन होगा कि जो समाज है, जो है ना सोसाइटी है, उसकी कंडीशन कैसी है। वो इकोनॉमिक एक्टिविटी बताएगी कि कैसे समाज की जो स्थिति है उसको और ज्यादा बेटर किया जा सकता है। तो इसके लिए उन्होंने जो पूरा हिस्टोरिक पूरा पिछले टाइम पे जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे उनको प्रॉपर्ली ऑब्जर्व किया और उसके बेसिस के ऊपर जो वो इन्होंने अपनी थ्योरी बिल्डिंग की। तो देखिए दोनों सेम टाइम पे हुए, लेकिन जो दोनों का जो थॉट प्रोसेस था, दोनों सोसाइटी की बात करते थे, लेकिन एक सोसाइटी को साइंटिफिक अप्रोच से जो वो देखना चाहता था और दूसरा जो वो सोसाइटी को ज्यादा हिस्टोरिकल एंड इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से अंडरस्टैंड करना चाहता था। तो हम लोग देखेंगे कि जो कार्ल मार्क्स हैं उनकी जो मेन थिंकिंग है या मेन टीचिंग है वो हिस्टोरिकल और इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव के ऊपर बेस्ड रहेगी। क्लियर? यहां तक होपफुली थोड़ी सी कहानी समझ आई होगी, क्योंकि अब धीरे धीरे थोड़े से हम जो टेक्निकल शब्दावली है, क्लियर, उसके ऊपर भी मूव करेंगे तो आपको और ज्यादा बेटर चीजों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो ये बेसिक आसान भाषा में समझा रहा हूं, धीरे धीरे जो टेक्निकल लैंग्वेज है, जो ऑप्शनल में हम लोगों ने यूज करनी है, उसके ऊपर हम लोग मूव करना शुरू कर देंगे। तो यहां तक होपफुली आप लोगों को जो वो चीजें समझ आ चुकी होंगी। तो देखो, सबसे पहले कार्ल मार्क्स 1818 में ये पैदा हुए, 1883 में, काफी लंबे समय तक जो वो हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो हम लोगों ने ये देखा कि किस तरीके से जो मिड ऑफ 19th सेंचुरी है उसमें जो यूरोप था वहां पे पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी थी। उसके रीजन दो थे, एक था फ्रेंच रिवॉल्यूशन, दूसरा था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद पॉलिटिकल कंट्रोल की बात हो रही थी कि जो पॉलिटिकल कंट्रोल है वो मोनार्की से डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक रिपब्लिक यानी कि लोगों के पास जाना चाहिए, और जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था उससे सोशल इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा लार्ज स्केल के ऊपर देखने को मिल रही थी। यही कारण था कार्ल मार्क्स जो है उन्होंने सोसाइटी को ऑब्जर्व करना शुरू किया। कार्ल मार्क्स की जब हम बात करते हैं तो कार्ल मार्क्स का जो व्यू है सोसाइटी के बारे में पहले हम उसको देख लेते हैं। कार्ल मार्क्स, पहला जो पॉइंट है कार्ल मार्क्स का वो है, मार्क्स रिगार्डेड पीपल एज बोथ द प्रोड्यूसर एंड प्रोडक्ट ऑफ द सोसाइटी। अब यहां पे ढंग से सुनिए इसका मतलब क्या है। अब देखिए, एक समाज के अंदर, एक सोसाइटी के अंदर, एक एरिया के अंदर रहने वाले लोग अलग अलग इकोनॉमिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, गांव के अंदर रहने वाले लोग, एक इंडिविजुअल जो है वो क्रॉप्स प्रोड्यूस कर रहा है, एक इंडिविजुअल जो है वो आयरन प्रोड्यूस कर रहा है, एक इंडिविजुअल जो है वो क्लोथ प्रोड्यूस कर रहा है। क्लियर? एक इंडिविजुअल जो है इन सब चीजों को ट्रेड कर रहा है। तो हो क्या रहा है, ये सारे के सारे लोग अलग अलग चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं,
अब मान लीजिए मैं अगर अनाज प्रोड्यूस कर रहा हूं तो मैं सिर्फ अपने लिए तो नहीं कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं कि जो मेरी जरूरत है उसको मैं यूज करूंगा और बाकी अनाज मैं दूसरे को दे दूंगा, उससे जो मेरे को लोहा चाहिए होगा वो लूंगा, मेरे को कपड़ा चाहिए होगा मैं वो लूंगा। तो आसान भाषा में हम सारे के सारे जो लोग एक सोसाइटी के अंदर हम लोगों को जो देखने को मिलते हैं, ये सारे के सारे जो है वो क्या है, ये प्रोड्यूसर्स हैं। क्लियर? क्योंकि देखो सिंपल सी बात क्या है कि ह्यूमन जो है वो इंटेलिजेंट एक एनिमल है, जहां पे हम लोगों ने एक चीज को रियलाइज कर लिया है कि अगर हम लोग नेचर को कंट्रोल करना चाहते हैं, अगर हम लोग जो है वो बेटर लाइफ जीना चाहते हैं, तो हमें एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा, हम लोगों को एक दूसरे के साथ मिलकर रहना पड़ेगा, जहां पे अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्शन करेंगे, यानी कि कुछ कुछ बनाएगा, कुछ कुछ बनाएगा, और हम सब लोग इनडायरेक्टली एक दूसरे की मदद करेंगे। तो समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर, अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, सारे के सारे जो लोग हैं दे आर प्रोड्यूसर्स, और उसके साथ साथ दे आर द प्रोडक्ट ऑफ द सोसाइटी। इसका मतलब क्या है कि जो सारे के सारे इंडिविजुअल्स एक स्पेसिफिक एरिया में रह रहे हैं, एक स्पेसिफिक समाज के अंदर रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो सोसाइटी की इन्फ्लुएंस है, जैसे मान लीजिए यहां पे एक स्पेसिफिक रिलीजन जो वो फॉलो किया जा रहा है, यहां पे एक स्पेसिफिक तरह के जो कपड़े हैं, क्लोथ्स हैं, वो डाले जा रहे हैं, यहां पे एक स्पेसिफिक तरह के जो थॉट्स हैं, ठीक है, हो सकता है बहुत ज्यादा लिबरल थॉट्स हो जहां पे सबको बराबर माना जाता हो सकता है ऐसे थॉट्स हो कि जो मैन है दे आर सुपीरियर देन वुमेन एंड वाइसा वर्सा, तो कैसा भी थॉट हो सकता है। तो जैसा समाज होगा, जैसा सोसाइटी होगा, वो इन इंडिविजुअल्स की जो थिंकिंग प्रोसेस है इनको भी शेप करेगा। तो यही कारण है, ये कहा गया कि जो ह्यूमन है वो प्रोड्यूसर भी है और उसके साथ साथ वो प्रोड्यूस भी है, क्योंकि जो समाज का जैसा स्ट्रक्चर होगा, कोई नया बच्चा पैदा होगा, वो उसी तरीके से जो उसको ढालना शुरू कर देगी। इस तरह के जो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, सोशल चेंजेस हैं, होपफुली आप लोगों को जो है वो याद रहेंगे, सोशल रिसर्च वगैरह जो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, तो वहां से शायद आप इन चीजों को जो है वो रिलेट कर पा रहे होंगे। तो जो कार्ल मार्क्स है उसका जो सबसे पहला बेस है वो यही है कि जो पीपल है दे आर बोथ प्रोड्यूसर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द सोसाइटी। क्लियर? कि सोसाइटी के द्वारा बनाए भी गए हैं और सोसाइटी के लिए वो चीजों को प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। सेकंड प्रीमाइस देखिए, सोसाइटी फॉर्म्स ए टोटलिटी एंड कैन ओनली बी अंडरस्टूड एज सच। क्लियर? इसका सिंपल सा मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब है कि जब भी आप सोसाइटी को, समाज को देखोगे, तब आप सिर्फ ऐसे नहीं देख सकते हो कि उन दोनों के एक दूसरे के साथ जो वो सोशल रिलेशंस कैसे हैं। आप लोगों को पॉलिटिकल नेचर भी देखना पड़ेगा कि किस तरह की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, क्लियर, किस तरह की सोच है लोगों की। आप लोगों को इकोनॉमिक नेचर भी देखना पड़ेगा, आप लोगों को उनका कल्चर जो है वो भी समझना पड़ेगा। तो आसान भाषा में जो सोसाइटी है उसको समझने के लिए आपको बाकी सारे के सारे जो डायमेंशंस हैं उनके बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। यह अलग बात है कि कार्ल मार्क्स ने कहा कि जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं समाज के या सोसाइटी के, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है, जिसकी हेल्प से हम लोग जो सोसाइटी है या समाज है उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो दूसरा जो अंडरस्टैंडिंग इनकी है कि सोसाइटी को जब भी आप समझोगे या पढ़ोगे तो सिर्फ उनका एक ही एस्पेक्ट नहीं देखना है, कल्चरल एस्पेक्ट नहीं देखना है, उसके इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल सारे के सारे एस्पेक्ट्स जो है वो हम लोगों ने अंडरस्टैंड करने हैं। तीसरा है, ए हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सोसाइटी इज ए प्रोसेस ऑफ कंफ्लिक्ट एंड टेंशंस। तो जैसे मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि कार्ल मार्क्स की जो रिसर्च है वो सारे के सारे किसके ऊपर बेस्ड है? सारे के सारी रिसर्च जो है वो किसके ऊपर? हिस्ट्री प्लस इकोनॉमिक फैक्टर्स के ऊपर, कि कौन कौन सी इकोनॉमिक प्रोड्यूस, कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हैं वो ह्यूमन के द्वारा की जा रही है, और वो उन एक्टिविटीज में कैसा रिलेशन ह्यूमन के एक दूसरे के साथ है, उसके बेसिस के ऊपर जो है वो कार्ल मार्क्स जो है वो पूरा का पूरा जो सोशियोलॉजिकल थ्योरी है उसको बिल्ड करते हैं। तो एक चीज ध्यान रखना, जो बेसिस है कार्ल मार्क्स की थ्योरी का, उसको देखो हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं हिस्टोरिकल। अगला टॉपिक हमारा यही रहेगा, हिस्टोरिकल मेटीरियलिज्म। तो मेटीरियलिज्म का मतलब, वैसे तो मेटीरियलिस्टिक आप डिफरेंट मान सकते हो कि किसी चीज की बहुत ज्यादा लालच से किसी चीज का भोग करना, लेकिन कार्ल मार्क्स के द्वारा जो मेटीरियलिज्म है उसका मतलब यही है कि किस तरह का जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, किस तरह की जो इकोनॉमिक कंडीशंस है, सिचुएशंस है, रिलेशंस है, वो हम लोगों को इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हुए, कुछ काम करते हुए, किसी चीज को प्रोड्यूस करते हुए देखने को मिलते हैं। तो पूरे का पूरा जो कार्ल मार्क्स का बेसिस है थ्योरी का, वो किसके ऊपर बेस्ड है?
हिस्टोरिकल मेटीरियलिज्म के ऊपर। तो हम लोग हिस्टोरिकल मेटीरियलिज्म को जो है वो धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ज्यादा डिटेल में जो वो डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ पे पता चला होगा। तो अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, जैसा इकोनॉमिक रिलेशन होगा, जिस तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटीज ह्यूमन के द्वारा जो है वो परफॉर्म की जाएगी, उस इकोनॉमिक एक्टिविटी के बेसिस के ऊपर ही ये डिसाइड होगा कि जो ह्यूमन है उसका जो 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 समाज है, जो सोसाइटी है, उसमें हमेशा ऐसा रहेगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है उसका पूरे का पूरा फायदा जो है वो कुछ इंडिविजुअल्स को होगा, और जो मैक्सिमम इंडिविजुअल्स हैं वो डिप्राइव रहेंगे। इन इंडिविजुअल्स में हम लोगों को इन इक्वालिटी देखने को मिलेगी, और एक ऐसा टाइम आएगा जहां पे जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं इंडिविजुअल्स को उनके बीच में, और जो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं उनके बीच में हम लोगों को टेंशंस और कन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलेंगे। फिर समाज के अंदर लड़ाई झगड़ा होगा, जिसके बाद हम लोग जो है वो यहाँ पे इंस्टेबिलिटी देखेंगे। तो पूरा कार्ल मार्क्स ने हिस्ट्री में जितनी भी एक्टिविटीज हुई थी, क्लियर, पूरे का पूरा जो इतिहास है उसको ऑब्जर्व किया कि किस तरीके से कैसे इनिशियली आज से 10,000 साल पहले ह्यूमन जो है वो बस सर्वाइवल के लिए कॉपरेट किया करता था। वहां पे ना कोई छोटा था ना कोई बड़ा था, और कैसे धीरे धीरे जो है वो राजा के पास पूरा पावर आ गया, या कैपिटलिस्ट के पास, बिजनेसमैन के पास पूरा पावर आ गया, जिसके बाद अलग अलग टाइम पे समाज या सोसाइटी के अंदर जो है वो हम लोगों ने कन्फ्लिक्शंस देखे हैं। तो तीसरा और जो इंपॉर्टेंट पहलू इसका है कि यही है कि जो ह्यूमन सोसाइटी है उसमें चेंज होता रहेगा, और उसके साथ साथ चेंज होने के लिए कन्फ्लिक्ट का होना जो है वो जरूरी है, और कन्फ्लिक्ट होगा ही होगा समाज के अंदर, क्योंकि कभी भी यहाँ पे जो है वो इक्वालिटी अलग अलग एंटिटीज के बीच में नहीं रहेगी। कोई ना कोई डिप्राइव होगा, कोई ना कोई ओवर एम्बिशियस होगा, जिसके कारण जो है वो एक दूसरे के साथ हम लोगों को कन्फ्लिक्शन देखने को मिलेगा। क्लियर? तो तीन इंपॉर्टेंट जो व्यूज हैं वो कार्ल मार्क्स के हम लोग सोसाइटी के ऊपर देख सकते हैं। तो समझ आई, पहला आ गया कि जो भी पीपल हैं दे आर बोथ प्रोडक्ट्स एंड प्रोड्यूसर्स। दूसरा आ गया कि हमें जो सोसाइटी है वो टोटलिटी में जो है अंडरस्टैंड करनी है, कोई इंडिविजुअल फैक्टर, कल्चरल फैक्टर से हम लोग सोसाइटी या सोशियोलॉजी हो उसको स्टडी नहीं कर सकते हैं। तीसरा आ गया कि जो ह्यूमन हिस्ट्री है वो हमेशा कन्फ्लिक्ट्स, और जो चेंज है वो हमेशा कन्फ्लिक्ट के बाद ही आएगा, हमेशा टेंशन जो वो ह्यूमन हिस्ट्री में हमें देखने को मिलती है, जिसके बाद अलग अलग सोशल चेंज आएगा। इसने सोल्यूशन भी बताया, वो भी हम लोग देखेंगे कि कैसे इस कन्फ्लिक्ट को जो वो खत्म किया जा सकता है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इस चीज को भी हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। तो ये कार्ल मार्क्स का बेसिक व्यू था सोसाइटी के बारे में, और उसका जो बैकग्राउंड था होपफुली आप लोगों को अभी तक वो समझ आ चुका हो। अब हम लोग जो अगला नेक्स्ट टॉपिक है उसके ऊपर मूव करते हैं, दैट इज हिस्टोरिकल मेटीरियलिज्म। समझ आया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिस्टोरिकल मेटीरियलिज्म? हिस्टोरिकल मेटीरियलिज्म यही है कि किस तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जा रहा है, और वहां पे अलग अलग इंडिविजुअल्स के बीच में कैसा रिलेशन है। अगर मान लीजिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करते हुए या कोई मटेरियल प्रोड्यूस करते हुए, किसी चीज को प्रोड्यूस करते हुए सब लोगों में समानता है और बराबरता है, तो किसी तरह का जो वो कन्फ्लिक्ट और टेंशन नहीं होगी। बट रियलिटी में ऐसा नहीं है। जो कैपिटलिस्टिक सोसाइटी है वहां पे एक इंडिविजुअल जो है उसी के पास मैक्सिमम वेल्थ की एकुमुलेशन है, मैक्सिमम पैसा इसी के पास जा रहा है, मैक्सिमम सुविधाएं इसी के पास हैं, और जो बेचारे बाकी लोग रह गए ये डिप्राइव्ड हैं, और हम लोगों को लार्ज स्केल के ऊपर इनइक्वालिटी देखने को मिल रही है। तो एक ऐसा टाइम आएगा जहां पे ये लोग जो है वो इसके खिलाफ रिवोल्ट कर देंगे, एजिटेशन कर देंगे, हथियार उठा लेंगे, और जब इन के बीच में जो वो लड़ाई होगी तो ऑब्वियस बात है इट लीड्स टू सोशल टेंशन एंड कंफ्लिक्ट, और फिर वहां पे एक चेंज आएगा, फिर वहां पे एक डिफरेंट तरह का सिस्टम जो है वो हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म मतलब किस तरीके से मटेरियल इकोनॉमिक एक्टिविटी को किया जा रहा है परफॉर्म, वो बहुत ज्यादा डिसाइड करेगा कि जो समाज है या सोसाइटी है उसके अंदर कैसे स्टेबिलिटी या कैसे स्टेबिलिटी को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, या क्या इनस्टेबिलिटी के रीजंस हैं। तो पूरे का पूरा जो थ्योरी है कार्ल मार्क्स की वो इन्हीं बेसिक प्रीमाइसेस के ऊपर जो है वो बेस्ड रहेगी। कहानी समझ आ रही है यहां तक? क्लियर? कुछ नहीं है, इजी है। तो देखिए हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की अगर मैं बात करूंगा तो कार्ल मार्क्स के द्वारा एक बुक लिखी गई है, क्लियर, कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1859। वहां पे जो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म या मटेरियलिस्टिक कंसेप्शन ऑफ द हिस्ट्री, क्लियर, उसका जो है वो जिक्र किया गया है। इसके अकॉर्डिंगली जो मटेरियल कंडीशंस हैं, देखिए मटेरियल कंडीशन का मतलब है कि जब हम लोग चीजों को मटेरियल को प्रोड्यूस कर रहे हैं
उसको प्रोड्यूस करते हुए कैसी सिचुएशंस है, कैसी सिचुएशन कंडीशंस हैं, वही बेसिकली डिटरमाइन करेंगी कि जो सोसाइटी है उसकी उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन कैसी होगी, क्लासेस होंगी नहीं होंगी, अमीर गरीब होगा या नहीं होगा, और वही डिसाइड करेगी कि जो सोसाइटी या समाज है उसके अंदर किस तरीके के चेंजेस होंगे। तो आने वाले लेक्चर्स में हम लोग जो उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। ये जो पूरे सोशल चेंजेस हो रहे हैं, यानी कि जब भी कार्ल मार्क्स जो हैं वो पूरे के पूरे हिस्ट्री को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, हिस्टोरिकली जब भी प्रोडक्शन हो रही है अलग अलग टाइम पीरियड के ऊपर, तो उसको वो कहते हैं दैट इज मोड्स ऑफ प्रोडक्शन। तो मोड्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो इसकी कैटेगराइजेशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे, लेकिन अभी बस आप ऐसा मानिए कि मोड्स ऑफ प्रोडक्शंस का मतलब क्या है कि किस किस तरीके के इकोनॉमिक एक्टिविटी है, किसी चीज को प्रोड्यूस करते हुए अलग अलग लोगों के बीच के रिलेशंस कैसे हैं, बराबरता के हैं, समानता के हैं या नहीं है। अगर समान नहीं होंगे, बराबर नहीं होंगे, तो ऑब्वियस बात है कंफ्लिक्ट होगा, और कंफ्लिक्ट होगा तो उसके बाद लड़ाई झगड़ा होगा, और उसके बाद जो हम लोगों को अल्टीमेटली सोसाइटी में चेंजेस होते हुए देखने को मिलेंगे। चेंजेस का मतलब क्या है, जहां पे शायद नई सोच, नई विचारधारा जो है वो समाज या सोसाइटी के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस की जाएगी। क्लियर? यहां तक कहानी सबको समझ आ रही है? तो देखिए, इट इज द थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी इन टर्म ऑफ इवोल्यूशन फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर विच मार्क्स रेफर टू मोड्स ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर? मोड्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे कैपिटलिस्ट एक डिफरेंट मोड्स ऑफ प्रोडक्शन है जहां पे रिच और पुअर के बीच में जो वो बहुत डिवीजन है। कम्युनिज्म एक डिफरेंट मोड ऑफ प्रोडक्शन है जहां पे हम लोग देखते हैं कि सब बराबर है, ना कोई अमीर है ना कोई गरीब है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे जो है वो हम लोग जो है वो इसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो देखिए किस तरीके से इकोनॉमिक या मटेरियल जो फैक्टर्स हैं, जब भी हम लोगों को सोशली या हिस्टोरिकली कोई भी सोशल चेंज होता हुआ देखने को मिला है, जहां पे चाहे फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात की जाएगी तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के भी कुछ रीजंस थे, होपफुली आप लोगों को याद होंगे, जहां पे जो मोनार्क था या जो एरिस्टोक्रेसी थी, यानी कि जो मिनिस्टर्स वगैरह थे, जो इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स होते थे, उनकी इतनी ज्यादा तानाशाही थी कि वो टैक्स वगैरह भी नहीं पे करते थे, और उसके साथ साथ जो है वो लोगों के पास बेसिक राइट्स नहीं हुआ करते थे। तो अल्टीमेटली फ्रेंच सोसाइटी के अंदर भी हमने देखा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई जहां पे जो किंग है, मोनार्क है, और जो एरिस्टोक्रेसी है यानी कि जो ऑफिशियल्स है राजा के, उनके खिलाफ जो लोगों ने अल्टीमेटली आवाज उठाई, और वहां पे हमने एक सोशल चेंज देखा जहां पे मोनार्की खत्म होगी और एरिस्टोक्रेसी जो है उसकी पावर को बिल्कुल खत्म कर दिया गया। तो एक सोशल चेंज हुआ। वो क्यों हुआ? क्योंकि समाज के अंदर टेंशन हो रही थी। वो समाज के अंदर टेंशन क्यों हो रही थी? क्योंकि जब हम लोगों ने पूरा मोड ऑफ प्रोडक्शन को स्टडी किया, हम लोगों ने देखा कि पूरे का पूरा जो प्रोडक्शन है वो या तो ऑफिशियल्स के पास है या राजा के पास है, मैक्सिमम लोगों को आपने डिप्राइव किया हुआ है। तो वहां पे टेंशन तो आज नहीं तो कल होनी ही होनी है। तो जब भी मोड ऑफ प्रोडक्शन में एक इंडिविजुअल और दूसरे इंडिविजुअल के बीच में हम लोगों को सोशल रिलेशनशिप जो है वो बेटर नहीं देखने को मिलती है, तो उसके बाद अल्टीमेटली जो है वो टेंशंस रहती हैं, कंफ्लिक्ट होते हैं, और सोसाइटी में नई नई विचारधारा या चेंज जो है वो हम लोगों को इंट्रोड्यूस होता हुआ देखने को मिलता है। तो अगर हम हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की बात करेंगे तो उसके दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, ढंग से समझना। वही सारी चीजों को बार बार रिपीट कर रहे हैं ताकि आप लोगों को और चीजें बेटरली समझ आ सके, और जो टेक्निकल वर्ड्स हैं उनको भी आप अंडरस्टैंड कर सको, क्योंकि अब आपको थिंकर पर्सपेक्टिव से अगर देखना है तो इन्हीं की भाषा से जो है वो, इन्हीं की लैंग्वेज से जो है उससे चीजों को समझना पड़ेगा। तो अगर मैं बात करूंगा हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की, तो इसके दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। पहला है मटेरियल बेसिस ऑफ सोशल लाइफ, दूसरा है डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट इज द मटेरियल बेसिस ऑफ सोशल लाइफ। यानी कि मैं बार बार कह रहा हूं कि जो इकोनॉमिक प्रोडक्शन है, या जब हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, किसी मटेरियल को प्रोड्यूस करेंगे, क्लियर, उसकी प्रोडक्शन कैसे हो रही है, वो सोशल लाइफ के बारे में हम लोगों को बहुत ज्यादा चीजें बताएगा कि वो सोशल लाइफ जो वो स्टेबल रहेगी या वो सोशल लाइफ जो वो इनस्टेबल रहेगी। तो पहले तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं, फिर हम लोग जिसके बेसिस के ऊपर पूरी थ्योरी बिल्डिंग हुई है आपकी हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की, दैट इज डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। यानी कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, डायलेक्टिकल का मतलब होता है जहां पे एक चीज को मल्टीपल पर्सपेक्टिव से अंडरस्टैंड किया जाता है, अलग अलग तरीके से उसको इंटरप्रेट किया जाता है, फिर जाके जो वो थ्योरी बिल्डिंग होती है। क्लियर? यहां पे कोई आइडियलिज्म नहीं होता है। आइडियलिज्म का मतलब यह है कि मैं ऐसा नहीं मानूंगा कि ठीक है जी सबको फ्रीडम दे दी तो दुनिया बेस्ट हो जाएगी, दैट इज द आइडियलिस्टिक एजम्पशन। क्लियर? मैं यहां पे मानूंगा कि अच्छा अगर सबको फ्रीडम दे दी तो किस किस को फ्रीडम देनी चाहिए, क्या सबको फ्रीडम देनी चाहिए? नहीं देनी चाहिए।
किस सिचुएशन में सबको फ्रीडम देनी चाहिए, दैट इज द डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है उसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अलग अलग इसके जो एस्पेक्ट्स हैं उनको नेक्स्ट लेक्चर में कवर किया जाएगा। तो आज सबसे पहले हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज द मटेरियल बेसिस ऑफ सोशल लाइफ। देखो लिंक देखो, सबसे पहले हमने देख लिया व्हाट इज द मटेरियल बेसिस ऑफ सोशल लाइफ। क्लियर, कि जो क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं या जो मटेरियलिज्म है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड अबाउट सोशल लाइफ। फिर दूसरा हम देखेंगे कि जब हमने इसको अंडरस्टैंड कर लिया कि अच्छा किस किस तरीके से जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कैरी आउट किया जाता है, फिर हम उसके ऊपर प्रॉपर डिस्कशन करेंगे, इंटरप्रिटेशन करेंगे, दैट इज डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। क्लियर, कहानी समझ आया? तो सबसे पहले व्हाट इज द मटेरियल बेसिस ऑफ सोशल लाइफ। तो जब भी हम लोग मटेरियल बेसिस ऑफ सोशल लाइफ को जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं तो उसमें बेसिकली कुछ नहीं होता है। मटेरियल बेसिस ऑफ सोशल लाइफ के लिए हम लोग जो सोशल रिलेशनशिप्स हैं या जो अलग अलग रिलेशंस समाज के अंदर या सोसाइटी के अंदर बन रहे हैं उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक इंडिविजुअल का दूसरे इंडिविजुअल के साथ क्या रिलेशन है, और दूसरा हम लोग देखते हैं कि जो मैन टू थिंग्स रिलेशन कैसा है। सुन लीजिए, यहां पे देखो एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो हो चुकी थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद कैपिटलिस्टिक सिस्टम यानी कि कैपिटलिज्म जो है वो यूरोपियन सोसाइटी के अंदर इंट्रोड्यूस हो गया था। कैपिटलिज्म का सिंपल सा मतलब क्या है कि एक स्पेसिफिक इकोनॉमिक एक्टिविटी को, अब यहां पे हमारे लिए ये नहीं है कि यार इंडस्ट्री है ये खिलौने बना रही है, ये है ना ये मिठाइयां बना रही है। हमारे लिए इंडस्ट्री मीन मोड ऑफ प्रोडक्शन, जो किसी चीज को प्रोड्यूस कर रही है, जो किसी मटेरियल को प्रोड्यूस कर रही है। तो कोई भी इंडस्ट्री है तो उसमें क्या है, उसमें एक वर्किंग क्लास है, ठीक है, और एक जो है वो उसमें रूलिंग क्लास है जिसको मैं बोल सकता हूं ओनर्स है। तो कैपिटलिज्म सिस्टम जो है, मैं कैपिटलिस्टिक सिस्टम का जो रिलेशंस है जिसके थ्रू हम लोग जो वो मटेरियलिज्म को जब अंडरस्टैंड करेंगे उसके बारे में मैं आपको समझाता हूं। देखिए सबसे पहला है मैन टू मैन रिलेशन। मैन टू मैन रिलेशन का मतलब है कि जितने भी इंडिविजुअल एक मोड ऑफ प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं, क्या वो सारे के सारे एक दूसरे के बराबर हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई एक इंडिविजुअल या कुछ इंडिविजुअल्स जो हैं वो ज्यादा बेनिफिट उठा रहे हैं उस इकोनॉमिक एक्टिविटी का, ज्यादा कैपिटल गेन कर रहे हैं, ज्यादा पैसा लेके जा रहे हैं। क्लियर? तो मैन टू मैन रिलेशंस जो हैं, जैसे अगर मैं इस कैपिटलिस्टिक स्ट्रक्चर को देखूंगा तो यहां पे क्या देख रहा हूं मैं कि एक इंडिविजुअल जो है ये ज्यादा पैसा लेके जा रहा है, इसके पास ज्यादा वेल्थ एक्युमुलेट हो रही है, ज्यादा मनी इसके पास आ रहा है, और जो मैक्सिमम इंडिविजुअल्स हैं ये बेचारे जो है वो पॉवर्टी की जिंदगी जी रहे हैं, ये पुअर है, इनके पास पैसा आ ही नहीं पा रहा। क्लियर? मान लीजिए 100 रुपया है तो 99 जो है वो एक बंदा लेके जा रहा है और 1 रुपया जो है वो इन 10-15 लोगों में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। तो इससे हम लोगों को समाज के अंदर इनइक्वालिटी देखने को मिलेगी। तो अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, जैसा इकोनॉमिक एक्टिविटी को करते हुए एक इंडिविजुअल और दूसरे इंडिविजुअल के बीच का रिलेशन होता है, उसी की ही रिफ्लेक्शन जो है वो हम लोगों को समाज या सोसाइटी के अंदर देखने को मिलती है। तो ये भी कहता है कि मान लो एक ऐसी सिचुएशन आ जाए, एक ऐसी स्थिति आ जाए कि जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है उसके ऊपर सिर्फ या उसके ऊपर सारे के सारे जो लोग हैं उन्हीं का ही कंट्रोल हो, और जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में यानी कि जो भी चीजों को प्रोड्यूस कर रहे हैं उनमें ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, ना ज्यादा पैसा कोई कमा रहा है ना कोई कम पैसा कमा रहा है, सब बराबर कमा रहे हैं। तो वहां पे इनके बीच का जो सोशल रिलेशनशिप होगा वो बहुत ही बेटर होगा। तो आसान भाषा में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे परफॉर्म की जा रही है वो बेसिस बनी है किसकी? वो बेसिस बनी है किसी भी तरह की सोसाइटी की। तो कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में क्या है, क्योंकि पैसा एक इंसान के पास ज्यादा आ गया तो ज्यादा एजुकेशन फैसिलिटीज हैं, ज्यादा बेटर लाइफ वो जी पा रहा है। दूसरे के पास पैसा नहीं आया, उसकी लाइफ ना बेकार हो गई है, पॉवर्टी में जिंदगी जी रहा है, हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, एजुकेशन फैसिलिटी नहीं है, तो बहुत ज्यादा गैप जो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो कार्ल मार्क्स ने जो सोशल टेंशन है, सोशल प्रॉब्लम्स हैं, सोशल इनइक्वालिटीज हैं, उनको डायरेक्टली किसके साथ रिलेट किया? मटेरियल के साथ रिलेट किया, यानी कि कैसे चीजों को प्रोड्यूस किया जाता है। क्लियर?
तो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म को सबसे पहले हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ या हाउ वी इंटरप्रेट द मटेरियल बेसिक ऑफ फॉर सोशल लाइफ। क्लियर? तो सबसे पहले देखो, होपफुली थोड़ा थोड़ा सा समझ आ रहा है आप लोगों को। सबसे पहले मैन टू मैन रिलेशंस को देखा जाएगा। तो जैसे मैन टू मैन रिलेशंस का मतलब क्या है कि जब भी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है तो एक इंडिविजुअल का दूसरे इंडिविजुअल के साथ क्या रिलेशन है, क्या दोनों सेम हैं, सेम चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं, सेम इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म करने के बाद सेम वेल्थ एक्युमुलेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि सोशल रिलेशनशिप जो है वो पॉजिटिव है। ऐसा नहीं है तो सोशल रिलेशनशिप जो है वो नेगेटिव है। जब हम लोग कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में मैन टू मैन रिलेशन को अंडरस्टैंड करते हैं तो हम देखते हैं कि पूरे का पूरा जो सोसाइटी है वो दो तरह की कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक है हैव्स और दूसरे हैं हैव नॉट्स। हैव्स जो है वो हैं जो ओनर हैं, हैव नॉट्स वो हैं जो वर्कर्स हैं। तो मैन टू मैन रिलेशन के बाद या मैन टू मैन रिलेशन को देखते हुए हम लोग प्रॉपरली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की जो है वो सोशल रिलेशनशिप होगी। क्लियर? तो जो अमीर है वो हमेशा गरीब को गलत नजर से देखेगा। जो अमीर है बेटर फैसिलिटीज होंगी, गरीब के पास वर्स्ट फैसिलिटीज होंगी। तो सोशल रिलेशनशिप उनके बीच में कभी भी कंफर्टेबल नहीं होगी, क्योंकि हमेशा जो वर्कर है उसको ये लगेगा कि वो इतना काम कर रहा है जिससे एक इंडिविजुअल ज्यादा पैसा कमा रहा है, तो वो हमेशा जो हैव्स हैं उनको गलत नजरिए से देखेगा। वो देखेगा कि भाई ये मेरा पैसा या मेरा हक जो वो मार रहे हैं। और कहीं ना कहीं जब हैव्स और हैव नॉट्स में एक स्पेसिफिक सोसाइटी जो वो डिवाइड होगी ऑन द बेसिस ऑफ देयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो यहाँ पे हमेशा जो है वो टेंशन रहेंगी, हमेशा टेंशन रहेगी। टेंशन रहेगी तो देयर आर चांसेस ऑफ कंफ्लिक्ट, और जिस दिन कंफ्लिक्ट होगा फिर क्या होगा उसके बारे में हम लोग जब वो बाद में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले जिस तरह का सोशल रिलेशनशिप होता है, और सोशल रिलेशनशिप को कौन डिसाइड कर रहा है, कैसे जो है वो चीजों को प्रोड्यूस किया जा रहा है, कैसे जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है उसको परफॉर्म किया जा रहा है, और उसके बेसिस के ऊपर अगर टेंशन रहेगा तो फ्यूचर में कंफ्लिक्ट होगा। कंफ्लिक्ट का सिंपल सा मतलब है इंस्टेबिलिटी होगा, तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है इसके बारे में कार्ल मार्क्स ने जो है वो अलग अलग अपने जो है वो रास्ते बताए। उनके बारे में हम तो लोग जो है वो आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। लेकिन यहां तक होपफुली आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि जो मटेरियलिज्म है उसको कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। तो मटेरियलिज्म को अंडरस्टैंड करने के लिए कैसे मटेरियलिज्म जो है वो सोशल या सोसाइटी का प्रॉपर बेस है। क्यों कार्ल मार्क्स ने कहा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हैं वो सोशल लाइफ को डिटरमाइन करती हैं। तो जब हम लोग सोशल लाइफ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मैन टू मैन रिलेशंस। क्लियर? कि हैव और हैव नॉट्स के बीच में डिवाइडेड होगा तो ऑब्वियस सी बात है टेंशन होगी और टसल होगी। और दूसरा हम लोग देखेंगे मैन टू थिंग्स रिलेशन। मैन टू थिंग्स रिलेशन का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई भी इंडस्ट्री है, अब उस इंडस्ट्री में अदर देन मैन, अदर देन ह्यूमन हम लोग देखेंगे कि जी लैंड भी है, हम लोग देखेंगे जी बिल्डिंग भी है, हम लोग देखेंगे जी वहां पे मशीनरी भी है। यही है ना? यानी कि कुछ जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो भी उस इंडस्ट्री के साथ अटैच्ड होंगी। अब सवाल यहां पे आएगा कि हमने ये भी रिलेशन देखना है कि जो जितने लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं उनका इन नॉन लिविंग थिंग्स के साथ क्या रिलेशन है। रिलेशन दो तरह का हो सकता है, क्या सारे के सारे लोग इन सभी चीजों के इक्वल ओनर हो। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है कि यहां में से सिर्फ एक ही इंडिविजुअल जो कि कंपनी का मालिक था कैपिटलिस्टिक सोसाइटी के अंदर, उसी की ही सारे की सारी जमीन हो। अब आप खुद सोचो कि यार वर्कर के साथ अगर उसका ओनर कंपनी का मालिक जो वो मिसबिहेव कर रहा है, उसको पैसा नहीं दे रहा है, तो वो वर्कर क्यों कुछ नहीं बोल पाता, क्योंकि उसको पता है कि मालिक ने तो बोला कि भाई नौकरी छोड़ो कहीं और चले जाओ। तो उसके पास तो कोई मशीनरी नहीं है कि भाई उस मशीनरी को लेके चला गया कि ठीक है इस मशीनरी को मैं यूज करूंगा और अपना काम करूंगा। वो सारी मशीनरी किसकी है, मालिक की है। तो आसान भाषा में जब भी हम किसी सोशल लाइफ या सोशल रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करते हैं तो सबसे पहले तो हम देखते हैं मैन टू मैन रिलेशंस कैसे हैं, यानी कि वहां पे डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रही है। और दूसरा हम लोग देखते हैं कि मैन टू थिंग्स रिलेशन क्या है, यानी कि जितने भी लोग हैं उनका जो नॉन लिविंग थिंग्स हम लोगों को देखने को मिलती हैं उनके ऊपर उनका कितना कंट्रोल है। तो कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में वो सारे का सारा कंट्रोल जो वो किसका होता है, वो कंपनी के मालिक का होता है। तो जो इनइक्वालिटी है
सोसाइटी के अंदर इन बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट्स, वो यहाँ पे और ज्यादा वाइड हो जाती है और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि वो एक मशीन का टुकड़ा भी लेके नहीं जा सकता है, और ऐसा हो सकता है कि उस मशीन को चलाने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो, क्लियर, बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो, लेकिन वो क्योंकि अगर उस मशीन के बिना बाहर जा रहा है तो उसको कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी, उसको कोई काम नहीं मिलेगा, क्योंकि उस मशीन का खर्चा वो उठा नहीं सकता है, उस मशीन के ऊपर उसकी कोई जो है वो ओनरशिप नहीं है, वो सारी की सारी ओनरशिप जो वो किसकी है, जो मालिक है उसकी, और जिसके कारण और ज्यादा जो टेंशन है, स्ट्रेस जो है वो हमें विद इन दी सोसाइटी देखने को मिलता है। तो जब भी हम सोशल रिलेशनशिप्स को अंडरस्टैंड करते हैं तो वहां पे हम दो चीजें सबसे पहले देखते हैं कि मैन टू मैन रिलेशन कैसा है। तो मैन टू मैन रिलेशन, जैसे मैंने कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में बताया, हैव्स एंड हैव नॉट्स में डिवाइडेड है। मैन टू थिंग्स रिलेशन कैसा है, अगर मैं कैपिटलिस्टिक सोसाइटी की बात करूंगा तो मैं ओनरशिप एंड नॉट ओनरशिप में उसको डिवाइड करूंगा। तो अब नॉर्मली कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में जो वर्कर्स हैं दे आर नॉन ओनर्स, उनकी कोई ओनरशिप नहीं होती है, और जो मालिक है कंपनियों के दे आर दे हैव द ओनरशिप ऑफ द लैंड, दे हैव द ओनरशिप ऑफ द नॉन लिविंग थिंग्स। तो इस कारण जो एक छोटा सा ग्रुप है, एक स्मॉल स्टेट ऑफ द सोसाइटी है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है, क्लियर। तो कार्ल मार्क्स ने आसान भाषा में जो भी सोशल कंडीशंस हैं उनके लिए मेटीरियलिज्म को रिस्पॉन्सिबल समझाया, मानना, यानी कि कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी की जाएगी, और उस मटेरियल को जब बेसिस माना तो उसमें भी दो चीजों को मेन तवज्जो दी। एक कि मैन टू मैन रिलेशंस कैसे हैं, मान लीजिए अगर सारे इक्वल हैं, मान लीजिए मैन टू थिंग्स रिलेशन में सारे के सारी चीजें सभी लोगों की है, तो कन्फ्लिक्शन ही नहीं होगा, तो टेंशन ही नहीं होगी। वैसे कार्ल मार्क्स इस तरह की सोसाइटी की बात करता था कि ना स्टेट हो, ना अमीर हो, ना गरीब हो, सारी चीजें जो वो सभी लोगों की हों, दैट इज कम्युनिज्म। प्रैक्टिकली इंपॉसिबल अभी तक तो कहीं देखने को नहीं मिलता है, लेकिन कार्ल मार्क्स एक ऐसी सोशल स्टेबिलिटी का जिक्र करता था कि मोड ऑफ प्रोडक्शन में जिस दिन इक्वालिटी आ गई, उसको कैसे कैलकुलेट किया कि मैन टू मैन रिलेशन कैसा है और मैन टू थिंग्स रिलेशन कैसा है। जब इनमें समानता आ गई, बराबरता आ गई, तो ऑटोमेटिकली सोसाइटी इक्वल हो जाएगी, और जो डिस्क्रिमिनेशन हम लोग देख रहे हैं कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में वो हमें देखने को नहीं मिलेगा, क्लियर। तो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में जो पहला एस्पेक्ट है, होपफुली वो आप लोगों को जो है वो क्लियर हो गया, क्लियर, मैन टू मैन रिलेशंस और मैन टू थिंग्स रिलेशन। देखो, जब मैन टू मैन रिलेशन, मान लीजिए जो कैपिटलिस्टिक सोसाइटी है जहां पे जो हैव्स एंड हैव नॉट्स हैं उनके बीच में हमेशा टेंशन की स्थिति बनी हुई है, तो काम तो करेगा वर्कर क्योंकि उसको पैसा तभी मिलेगा, लेकिन जब वो काम कर रहा होगा तो वो हमेशा जो मालिक है उससे वो चिढ़ रहा होगा, क्योंकि उसको लग रहा होगा यार उसका अधिकार, उसके राइट्स, उसका पैसा जो है वो ये खाई जा रहा है, क्लियर। तो उसको हम लोग कहते हैं एंटागोनिस्टिक कॉपरेशन, कि कॉपरेट तो की जा रही है लेकिन मन में जो भावना है वो दुश्मनी की भावना है, दैट इज एंटागोनिस्टिक कॉपरेशन। एंटागोनिस्टिक कॉपरेशन धीरे 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 जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा ये और ज्यादा इंक्रीज होगी, और एक ऐसा टाइम आएगा जब यही टेंशन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, यही टेंशन जो है वो फुल फ्लेज्ड कन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, जहां पे हैव नॉट्स और हैव्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ लड़ेंगे। इसका एग्जांपल हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन से भी रिलेट कर सकते हैं कि कैसे पहले राजा के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जा रहा था, लेकिन जब राजा नहीं माना तो लोगों ने जो है राजा के खिलाफ फ्रेंच रेवोल्यूशन या रेवोल्यूशन कर दिया, और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि पूरा का पूरा जो सोशल चेंज है वो हम लोगों को फ्रेंच सोसाइटी के अंदर या फ्रांस के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस होता हुआ देखने को मिला। समझ आ रही कहानी यहाँ पे कि नहीं आ रही, क्लियर। तो ये सारी की सारी कहानियां जो है वो आप लोगों को पता होनी चाहिए, डन। एक लाइन याद रखना, जो मार्क्स है वो ये कहता है, इट्स नॉट द कॉन्शियसनेस ऑफ द मैन दैट डिटरमाइंस देयर एग्जिस्टेंस, इट्स द सोशल बीइंग दैट डिटरमाइंस देयर कॉन्शियसनेस। कि आज मान लीजिए हो सकता है कि मेरे को ज्यादा फर्क ना पड़ रहा हो, लेकिन धीरे धीरे अगर मेरे को कोई सप्रेस करेगा तो मेरी कॉन्शियसनेस जो है वो कभी ना कभी जो वो जागृत होगी। वो इसलिए जागृत होगी क्योंकि मेरे साथ 100 लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही होगी, तो जब मैं 100 लोगों को देखूंगा वो मेरे को देखेंगे, हम सारे के सारे लोग जो है वो इकट्ठे होंगे और अपने अधिकारों की बात करेंगे, दैट इज दी सोशल कॉन्शियसनेस। तो उसने कहा कि जो कॉन्शियसनेस है दैट इज नॉट इंडिविजुअल, क्लियर। कॉन्शियसनेस जो है जब हम एक सोसाइटी का अंग बनते हैं तब हम सब लोगों को पता चलता है कि अच्छा ये ग्रुप जो है वो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, और फिर जाके जो है वो हम लोग क्या करते हैं, या जो फिर जाके जो है वो सोसाइटी के अंदर हम लोगों को कन्फ्लिक्शन जो है वो देखने को मिलती है, क्लियर। अब देखिए दो चीजें आ गई, क्या क्या आ गई, एक आ गई सोशल रिलेशनशिप, सोशल रिलेशनशिप, सोशल रिलेशनशिप का मतलब क्या आ गया, मैन टू मैन रिलेशनशिप,
और दूसरी आ गई फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन। फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन में आपकी क्या आ गई, जो आपकी नॉन लिविंग थिंग्स थी। तो ये बेसिकली दोनों मिलके सोशल रिलेशनशिप एंड फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, ये दोनों मिलके जो हैं वो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी बनाती है। क्लियर। और यही जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है ये डिसाइड करेगा कि जो बाकी समाज है या सोसाइटी है वो कैसी होगी। ध्यान से सुनिए, देखो कार्ल मार्क्स ने हर चीज को इकोनॉमी के साथ रिलेट किया। तो उसने कहा कि जब इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म करते हुए जिस तरह का रिलेशन होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म करते हुए यानी कि किसी चीज को प्रोड्यूस करते हुए जिस तरह का रिलेशन होगा, वैसा ही रिलेशन जो है वो सोसाइटी के ऊपर भी देखने को मिलेगा। क्लियर। सोसाइटी के ऊपर देखने को मिलेगा यानी कि सोसाइटी के अंदर जो है वो क्लास डिविजन्स होंगी। अगर मान लीजिए कि इकोनॉमिक सिस्टम में हैव एंड हैव नॉट्स है, तो ऑब्वियस सी बात है जब हम लोग सोसाइटी को देखेंगे तो वहां पे हम लोगों को क्लियर कट क्लास डिविजन्स जो वो देखने को मिलेगी। रिच क्लास आ जाएगी, पुअर क्लास आ जाएगी, यानी कि कैपिटलिस्ट क्लास आ गई और वर्कर क्लास आ गई। क्लियर। इसी का जो इम्पैक्ट है वो हम लोगों को मैरिज सिस्टम के ऊपर भी देखने को मिलेगा, पॉपुलेशन के ऊपर भी देखने को मिलेगा। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स जो गरीब होगा उसको पता है कि यार जितने ज्यादा बच्चे पैदा करूंगा उतने ज्यादा बच्चे फैक्ट्रियों में काम करेंगे, उतना पैसा जो है वो घर आएगा। क्लियर। बट जो रिच होगा वो सोचेगा कि नहीं जी ऐसा नहीं है, जितने कम बच्चे होंगे उतनी ही मेरी जो 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 इंडस्ट्री है, मेरा जो पैसा है वो कम डिवाइड होगा, तो वो कम बच्चे करेगा। तो कैपिटलिस्ट के जो पॉपुलेशन है वो कम होती है एज कंपेयर टू जो हमारे जो वर्कर क्लास थे उनके कंपेरिजन में। तो जैसा इकोनॉमिक सिस्टम होगा, जैसा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होगा, तो इसने उसको नाम दिया इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है क्या, एक है आपकी फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन और दूसरा है सोशल रिलेशनशिप। तो सोशल रिलेशनशिप मैन टू मैन रिलेशन कैसा है, और उसके साथ साथ जो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन है उनकी ओनरशिप और नॉन ओनरशिप जो वो किसके किसके पास है, उसके बेसिस के ऊपर जो पूरे का पूरा जो समाज है उसको डिटरमाइन किया जाएगा। ये कार्ल मार्क्स का प्रॉपर व्यू था। तो वो कहता था कि जिस दिन इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज होगा, जो कि इनएविटेबल है, ऑटोमेटिकली जो समाज या सोसाइटी है उसमें भी चेंज होगा। यानी कि आज अगर कैपिटलिस्टिक सोसाइटी के कारण एक ऐसा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बना हुआ है जहां पे हैव्स एंड हैव नॉट्स के बीच में पूरे का पूरा जो समाज है वो डिवाइडेड है, जिसके कारण बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन जो हम लोगों को देखने को मिलती है। तो जब हैव नॉट्स जो वो हैव्स के खिलाफ आवाज उठाएंगे, उनको साइड कर देंगे और सारे के सारे जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है वो सभी लोगों के पास आ जाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है उसका इंपैक्ट जो वो सोसाइटी के ऊपर देखने को मिलेगा। और जो सोसाइटी है वहां पे हम लोगों को इक्वालिटी, किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन देखने को नहीं मिलेगी। क्लियर। कहानी समझ आई नहीं आई। तो जब हम लोग ये देखो, ये है पूरा आपका तो सोशल, ये है आपका इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में दो चीजें आई क्या, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, रिलेशंस। सोशल रिलेशनशिप क्या है, यानी कि रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन। तो जो रिलेशनशिप होगी वो बेसिकली जो है वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को शेप करेगी। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या रहता है, जैसे फैमिली है, मैरिजेस है, क्लियर, मैन टू मैन एक दूसरे के साथ जो है वो रिलेशंस हैं। और यही जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो फोर्सेस ऑफ जो प्रोडक्शन है उनको मदद करेगा, उनको हेल्प करेगा। नॉर्मल सीक्वेंस तो ऐसी होनी चाहिए। लेकिन कार्ल मार्क्स देखो क्या कह रहा है, कार्ल मार्क्स कह रहा है कि देखिए जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैमिली, रिलीजन, कल्चर, लॉ, जो सोशल सुपर स्ट्रक्चर का हिस्सा है, क्लियर, समाज का अलग अलग हिस्सा है, वो सारा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसी के द्वारा डिटरमाइन किया जा रहा है। तो यानी कि अगर इसमें किसी भी तरह का चेंज होगा तो फैमिली वैल्यूज, रिलीजन, कल्चर, लॉ में हमें चेंज होता हुआ देखने को मिलेगा। कार्ल मार्क्स के रिलीजन के ऊपर जो है वो बहुत एक्सट्रीम व्यूज थे, वो बिल्कुल भी धर्म को जो वो नहीं माना करता था। क्लियर। तो देखिए कार्ल मार्क्स का जो प्रॉपर एक सिस्टमेटिक व्यू है वो ये वाला है। डन। नॉर्मली क्या रहता है कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन है, रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन है। जैसा रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन होगा, यानी कि जैसे मैन टू मैन या मैन टू थिंग्स रिलेशन होगा, वैसा ही हम लोगों को सोशल सुपर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। यानी कि समाज के अंदर क्लासेस, अगर मान लो ये क्लास आपका कैपिटलिस्टिक जो है वो हमारा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे आप लोगों को हैव्स और हैव नॉट देखने को मिलेंगे, डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलेगी। क्लियर। और यही सोशल स्ट्रक्चर जो है वो अल्टीमेटली जो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन है, यानी कि जो मदद करेंगी, जो आपकी इंडस्ट्रीज वगैरह हैं या आपकी मशीन्स वगैरह हैं, उनको जो है वो यही जो है वो हेल्प करेगा। क्लियर। तो इस तरीके से जो है पूरी की पूरी साइकिल जो है वो कंप्लीट होती है। और कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंगली
इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हर एक चीज को डिटरमाइन करेगा। क्लियर? तो हम लोग मोड्स ऑफ प्रोडक्शन को दो तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब मटेरियलिज्म जो है वो कैसा है, उसके अंदर कैसे रिलेशन जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि वही अल्टीमेटली जो है वो सोसाइटी को शेप करेंगे। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी होगी तो फैमिली में भी हम लोग डिस्क्रिमिनेशंस देखेंगे। रिलीजन जो है वो हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट लगेगा। जब हम लोग डिप्राइव्ड होंगे तो ऑब्वियस बात है हम लोग जो वो धर्म की तरफ देखेंगे। अगर मान लीजिए इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में इक्वालिटी आ गई, सारे रिलेशन जो है वो पॉजिटिव हैं, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन जो है वो उनमें सबका इक्वल जो है वो भागीदारी है, तो फैमिली में टेंशन्स खत्म होंगी, जो रिलीजन है उसकी जरूरत जो है वो नहीं पड़ेगी, लॉ जो है वो ऑटोमेटिक सी बात है वो प्रिवेल करेगा। क्लियर? तो इस तरीके से जो है वो प्रॉपर इकोनॉमिक सुपरस्ट्रक्चर, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और जो हमारा सोशल सुपरस्ट्रक्चर है उसके बीच में हम लोग जब एक डिफरेंस जब उसको प्रॉपरली ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। क्लियर? तो ये हमारा पहला हिस्सा है। हम लोग कल जो है वो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे और उसको एक बार जो है वो फिर से रिवाइज करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इसको आज ढंग से पढ़ना, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर जो है वो इसका और अगले दोनों लेक्चर जो एक दूसरे के साथ काफी हद तक रिलेटेड है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसी को हम कंटिन्यू करते हैं और जो दूसरा हिस्सा है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।